शिवपुर गांव में एक पुरानी हवेली थी। उस हवेली में रहती थी एक बूढ़ी सास, उसके 2 बेटे, 2 बहुएं और उनके बच्चे। घर का भी भरा पूरा था। पर छोटे बेटे के जाने के बाद आंगन की रौनक भी जैसे उसके साथ चली गई। सास का झुकाव हमेशा बड़े बेटे की तरफ रहा। उसे वही सही लगता था जो बड़ा बेटा और उसकी पत्नी कहते। अम्मा, अब बात टालने से कुछ नहीं होगा। सुनीता की बेटी अब बड़ी हो गई है। उसकी पढ़ाई, उसके कपड़े, उसका खर्च सब बढ़ता जा रहा है। घर का खर्च पहले से 2 गुना हो गया है। खेत से आमदनी भी कम है और ऊपर से 2 लोगों का अलग से खर्च। हम कब तक यूं ही संभालते रहेंगे माँ? महेंद्र को गए 1 साल हो गया। सही कह रहे हो बेटा। महेंद्र के जाने के बाद उनका सहारा भी चला गया। हम कितने दिन तक किसी और का बोझ उठाएंगे? हाँ अम्मा, यही सही है। पीछे जो पुरानी झोपड़ी है वही उनके लिए ठीक रहेगी। अगले दिन सुबह सुबह विद्या देवी सुनीता के पास जाती है। रूही फर्श पर बैठी पढ़ रही थी। बहू, तुमसे कुछ बात करनी है। जी कहिए माँ जी। बहू, अब हमें रूही की शादी कर देनी चाहिए। अब इसकी उम्र हो रही है और वैसे भी लड़कियों के लिए इतनी पढ़ाई काफी होती है। माँ जी, ये आप क्या कह रही हैं? रूही डॉक्टर बनना चाहती है और उसके पिता का सपना था कि उनकी बेटी अपने पैरों पर खड़ी हो। सपने देखना आसान होता है बहू, उन्हें पूरा करने के लिए पैसे चाहिए। महेंद्र अब नहीं है, तुम दोनों का खर्च कौन उठाएगा? सुनीता की आंखें भर आई। हम बोझ नहीं है माँ जी। ये घर जितना वीरेंद्र भैया का है उतना ही महेंद्र का भी था। क्या हमारे हिस्से में कुछ नहीं है? इतने में वीरेंद्र और ललिता आते हैं। बात सीधी है सुनीता, जब भाई ही नहीं रहा तो अब तुम्हारा यहाँ रहना ठीक नहीं। पीछे जो पुराना घर है वही तुम्हारे लिए ठीक रहेगा। ये सुनते ही रूही का चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। उसी वक्त रूही खड़ी हो गई। उसकी आंखों में आंसू थे मगर आवाज साफ। चाचा जी, ये घर हमारा भी है। अगर पिताजी होते तो क्या तब भी हमें जाने को कहते? चलो रूही, जिस घर में अपने होने का हक मांगना पड़े वहाँ रहना ठीक नहीं। सुनीता एक छोटा सा बैग पकड़े खड़ी है। रूही अपनी किताबें सीने से लगाए हुए हैं। दोनों दरवाजे की तरफ बढ़ती हैं। रूही एक बार मुड़कर हवेली को देखती है। माँ, यही तो मेरा बचपन था। यही पापा मुझे पढ़ाते थे। यही उन्होंने कहा था कि मैं बहुत आगे जाऊंगी। क्या हम सच में सब छोड़कर जा रहे हैं? बेटी, घर दीवारों से नहीं बनता। घर वो होता है जहाँ अपने लोग साथ खड़े हों। अगर अपने ही दूर हो जाएं, तो वहाँ रुकना सिर्फ यादों को दर्द देना है। हवेली से थोड़ा दूर पीछे की तरफ एक पुरानी झोपड़ी खड़ी है। मिट्टी की दीवारें एक टूटी खाट कोने में पड़ी है। छत के एक कोने से हल्की धूप की किरण अंदर आ रही है। माँ, क्या हम यहीं रहेंगे? ये तो हवेली से बिल्कुल अलग है। रूही, कभी कभी भगवान खाली हाथ इसलिए करता है ताकि हम अपनी मेहनत से सब भर सकें। ये घर छोटा है पर इसमें किसी का एहसान नहीं होगा। माँ, मैं पढ़ाई नहीं छोड़ूंगी, चाहे हालात जैसे भी हों। मैं पापा का सपना पूरा करूंगी। सुनीता उसकी तरफ देखती है। आंखों में आंसू हैं पर गर्व भी। और मैं तेरे साथ खड़ी हूँ। अब से हमारा सहारा हम खुद हैं। कोई हमें घर से निकाल सकता है पर हमारे सपनों से नहीं। झोपड़ी के अंदर हल्की अंधेरा। एक छोटी तेल की धिबरी जल रही है। चूल्हा ठंडा है। रूही कोने में बैठी है। कुछ देर चुप रहने के बाद वो धीरे से पूछती, माँ, अगर पापा होते तो हमें ऐसे कभी नहीं सोना पड़ता ना? हाँ, शायद नहीं, लेकिन तेरे पापा ने हमें कमजोर रहना नहीं सिखाया था। आज भूखे सोएंगे, लेकिन कल से हालात बदलने शुरू होंगे। ये मेरा वादा है। अगले दिन सुनीता हाथ में झाड़ू लिए आंगन साफ कर रही है। दूर से 3 गांव की औरतें आती दिखती हैं। जैसे ही उनकी नजर सुनीता पर पड़ती है, वे रुक जाती हैं। अरे सुनीता, तू यहाँ क्या कर रही है? अब यहीं रह रहे हैं काकी। पर बात क्या हुई? कल तक तो तू उसी हवेली की बहू थी। बस इतना समझ लीजिए दीदी, अब हमें अलग रहना है। घर बड़ा हो या छोटा, जीना तो अपने दम पर ही पड़ता है। सच कहूँ, तेरी सास हमेशा बड़े बेटे की तरफ ही झुकी रही। महेंद्र के रहते सब ठीक था। उसके जाने के बाद घर का रंग बदल गया। मुझे सब समझ आता था, पर मैंने कभी कुछ नहीं कहा। सोचा था अपना घर है, सब संभल जाएगा। तू अकेली नहीं है सुनीता, पूरा गांव तेरे साथ है। तेरी मेहनत और सच्चाई सब जानते हैं। आम के पेड़ की हल्की छाया में रूही और उसकी दोस्त नंदिनी साथ बैठी थी। रूही, याद है
तू कहती थी कि तू डॉक्टर बनकर गांव में मुफ्त इलाज करेगी ताकि किसी को पैसों के लिए तड़पना ना पड़े। और तू कहती थी मैं बड़ी होकर ऐसी टीचर बनूंगी जो बच्चों को डांटेगी नहीं, समझाएगी। तो फिर वो सपने अब भी हैं या कहीं छुपा दिए? सपने तो है, लेकिन कभी कभी लगता है जिंदगी पूछे बिना ही इम्तिहान लेने लगती है। इम्तिहान तो उन्हीं का होता है जिनमें काबिलियत होती है। तू पढ़ाई में सबसे तेज है, अगर तू ही हार मानेगी तो बाकी लड़कियां किससे हिम्मत लेंगी? नंदिनी, अब आगे पढ़ना शायद मेरे लिए आसान नहीं है। घर की हालत तू देख ही रही है, किताबें, फीस। हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं अपने सपनों को आगे बढ़ा सकूं। पैसों की कमी सपनों की कमी नहीं होती रूही। रास्ता मुश्किल है लेकिन बंद नहीं। हम कोई ना कोई तरीका जरूर ढूंढ लेंगे, तू बस हार मत मान। रूही ने उसकी तरफ देखा। पहली बार उसके चेहरे पर डर से ज्यादा भरोसा था। सूरज ढलने को था, हल्की ठंडी हवा चल रही थी। सुनीता और रूही झोपड़ी के बाहर चुपचाप बैठे थे। रूही की किताबें उसकी गोद में बंद पड़ी थी। तभी पीछे से आवाज आई, सुनीता, अरे तू यहाँ ऐसे उदास क्यों बैठी है? दोनों ने मुड़कर देखा। सामने लक्ष्मी खड़ी थी, सालों पुरानी सहेली। लक्ष्मी, समझ नहीं आता क्या करूं। रूही की पढ़ाई कैसे चलेगी? फीस, किताबें, यूनिफॉर्म, हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं। मैं चाहकर भी कुछ कर नहीं पा रही। देख सुनीता, रोने से बात नहीं बनेगी, काम के रास्ते ढूंढने पड़ेंगे। सुन, गांव में जो नया सिलाई केंद्र खुला है वहाँ औरतों को काम सिखाया जा रहा है। तू तो पहले से सिलाई जानती है, वहाँ जुड़ सकती है। ठीक है लक्ष्मी, मैं कोशिश करूंगी। अगर मेरी मेहनत से रूही की पढ़ाई चल सके तो मैं कोई भी काम करने को तैयार हूँ। अगले ही दिन से सुनीता लक्ष्मी के साथ सिलाई केंद्र जाने लगी। सुबह घर का काम निपटाकर वो काम पर निकल जाती। एक सुबह निकलते समय, रूही, तुम समय से स्कूल चली जाना और पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना। आप चिंता मत करो माँ, मैं संभाल लूंगी और शाम को आकर आपके काम में भी मदद करूंगी। उसी वक्त तस्वीर को देखते ही रूही के आंखों में आंसू भर आए। पिताजी, आप इतनी जल्दी क्यों चले गए? आप होते तो ये दिन नहीं आते। माँ मेरे लिए दिन रात मेहनत कर रही हैं। वो चाहती हैं कि मेरी पढ़ाई कभी ना रुके। आप देखना, मैं एक दिन जरूर कुछ बनूंगी ताकि माँ को फिर कभी किसी के सामने झुकना ना पड़े। उधर हवेली में बैठे ललिता, वीरेंद्र और विद्या देवी आपस में बात कर रहे थे। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। माँ जी, सुनीता आजकल रोज बाहर जाती है, गांव के सिलाई केंद्र में काम करने। लोग बातें कर रहे हैं कि हवेली की बहू अब बाहर काम कर रही है। ललिता की बात सुनकर विद्या देवी कुछ पल के लिए चुप हो गईं। उनके चेहरे पर गुस्सा नहीं बल्कि हल्की चिंता साफ दिखाई दे रही थी। काम करना गलत नहीं है बहू, पर घर की मर्यादा भी तो देखनी पड़ती है। मैं तो बस आपको बता रही थी माँ जी, आखिर घर की इज्जत सबसे पहले आती है। रूही दिन रात मेहनत करती है, दिन में पढ़ाई और रात को दीपक की रोशनी में जागकर किताबों से अपने सपनों को आकार देती है। थकान के बावजूद उसकी आंखों में सिर्फ एक ही सपना होता है, डॉक्टर बनकर माँ का सिर गर्व से ऊंचा करना। कुछ साल बाद सोनपुर गांव का वही आंगन, लेकिन इस बार माहौल बदला हुआ था। गांव में एक नई इमारत बनी थी, लोगों की भीड़ लगी थी। तभी एक गाड़ी आकर रुकती है। डॉक्टर रूही, उसकी आंखों में वही आत्मविश्वास, वही सपना जो कभी झोपड़ी में देखा था। बेटा, तूने सच में अपने पापा का सपना पूरा कर दिया। माँ, ये सब आपकी हिम्मत और विश्वास की वजह से हुआ है। तभी हवेली की तरफ से विद्या देवी, वीरेंद्र और ललिता धीरे धीरे चलते हुए आते हैं। उनके चेहरे पर शर्म और पछतावा साफ दिख रहा था। बहू, रूही, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हमने तुम्हें ठुकराया, तुम्हारे सपनों को छोटा समझा। बेटा, तू सच में बहुत बड़ी बन गई। रूही, आज समझ आया, मेहनत और हौसले को कोई नहीं रोक सकता। अगर हो सके तो हमें माफ कर दो। रूही ने कुछ पल उन्हें देखा, फिर शांत आवाज में बोली, गलती आपकी थी, लेकिन मैंने उससे सीख ली। अगर उस दिन आप हमें नहीं निकालते तो शायद मैं आज यहाँ तक नहीं पहुँचती। मैंने आपको माफ़ किया, क्योंकि अगर दिल में कड़वाहट रखती तो शायद यहाँ तक नहीं पहुँच पाती। माँ जी, अब पुरानी बातें छोड़ दीजिए। आज हमारी बेटी ने सब कुछ बदल दिया। माफी देने वाला हमेशा बड़ा होता है और दिल से माफ करने वाला सबसे अमीर,